नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का। हनुमान चालीसा राजनीतिक गलियारों में आजकल इसकी चर्चा लगातार हो रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जंग मची हुई है। अकेले राणा दंपति ही नहीं, शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई भी अब आर पार देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले के बाद अब सियासी रण और धारदार हो गया है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। वही हनुमान चालीसा और अजान के बीच लाउडस्पीकर की आवाज का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी लगातार दिख रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार की सख्ती का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तक मांगी गई है। अब ये विवाद कम थमता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में हमारे साथ आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आशीष वाजपेयी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? आशीष जी, लाउडस्पीकर को लेकर लगातार जो है राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। तमाम तरीके के बयान महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कर्नाटक तक लगातार जो है लाउडस्पीकर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। लगातार जो है हनुमान चालीसा को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। हर किसी का अपना अपना बयान आ रहा है। एक लगातार देश के अंदर कहीं ना कहीं दो गुट बन गए हैं कि एक लाउडस्पीकर को लेकर के उसका समर्थन कर रहे हैं, एक जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध की वजह से लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं चिंता का माहौल भी बना हुआ है। हमारे साथ आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है क्या आपकी? आप विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज पहुंच रही है? आपको बता दें कि हनुमान चालीसा राजनीतिक गलियारों में आजकल इसकी चर्चा लगातार हो रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जंग मची हुई है। अकेले राणा दंपति ही नहीं, शिवसेना और बीजेपी के बीच लगातार जो है आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले के बाद अब सियासी रण और धारदार हो गया है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है। अब सवाल, कई तरह के सवाल उठते हैं कि परेशानी लाउडस्पीकर से है या अजान से है। इस पर भी हम सवाल कहीं ना कहीं पूछेंगे। अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहते हैं, वही हनुमान चालीसा और अजान के बीच लाउडस्पीकर की आवाज का असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार की सख्ती का असर साफ तौर पर दिख रहा है। आशीष वाजपेयी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आशीष जी, आवाज आ रही है? सरकार की सख्ती का, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, खासतौर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की सख्ती का असर साफ तौर पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तक मांगी गई है। अब ये विवाद कब थमता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया के ऊपर भी पथराव हुए। हमले में सोमैया को जो है चेहरे पर भी कहीं ना कहीं चोट आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद जो है ट्वीट कर दी है और उनका आरोप है, किरीट का आरोप है कि ये जो पथराव किया गया, ये जो है शिवसेना ने किया। वो शिवसेना पर इसको लेकर के हमला बोल रहे हैं। ट्वीट कर जानकारी भी इस चीज को लेकर के दी गई है कि शिवसेना के गुंडों ने खार थाने पर भारी पथराव किया। ये जो है बीजेपी के जो नेता है किरीट सोमैया, ये उनका बयान है।
आके गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए गए। इसको लेकर एफआईआर भी कहीं ना कहीं दर्ज करवा दी गई है। और वो जो है पथराव जब किया गया, जब जो है शीशे टूटे, उसके बाद जो है उनके चेहरे पर भी चोट लगी, जिसको लेकर के वो घायल हो गए। उन्होंने एफआईआर भी इसको लेकर के दर्ज करा दी गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देश में लगातार हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर की राजनीति कब तक चलती रहेगी? एक लंबे समय से लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं, कब तक ये जो है राजनीति इस पर होती रहेगी? आशीष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही। नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्कार। आशीष जी, बड़ा सवाल है, आखिर हनुमान चालीसा को लेकर के, लाउडस्पीकर को लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार राजनीति हो रही है। आखिर ये राजनीति थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है लगातार? रखिए जवाब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजनीति क्या है। राजनीति तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसके देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें धर्म की, जो अपनी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का बढ़ावा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश विरोधी या जो संस्कृति से अपने नष्ट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उनको तो जो हनुमान जयंती पर भी उत्सव मनाया गया, इन सब कार्यों से कहीं ना कहीं उनको दर्द तो होना स्वाभाविक सी बात है। अरे भाई, हनुमान जयंती अगर अपने देश में नहीं मनाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान चाइना में मनाई जाएगी? अब इनसे ये पूछिए, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कभी अपनी ताजियां निकालते थे तो पेड़ काट देते थे, लेकिन ताजियां नहीं झुकाने वाले लोग। राजनीति आखिर क्यों हो रही है? सवाल यही है कि राजनीति आखिर क्यों हो रही है? विरोध करने से कोई जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय, आशीष जी सुन लीजिए प्लीज, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी लगातार सवाल हम यही पूछ रहे हैं सर कि हनुमान जयंती तक, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक आखिर देश के अंदर क्यों बवाल हो रहा है? लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी कहाँ है? बीजेपी कहाँ सोई है? बड़े सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। नहीं, हनुमान, ये बीजेपी के प्रवक्ता सही जवाब दें। हनुमान जयंती को अगर उत्सव मनाया जा रहा है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर कोई के दर्द हो रहा तो आप समझिए कहीं ना कहीं वो अपने हिंदू संस्कृति, अपने मूल जो अपना उद्देश्य है, अपनी जो आस्था है, उस आस्था पे कहीं ना कहीं लोग चोट कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सरकार हिंदूवादी विचारधारा की कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो उस विचारधारा को जितना समाज में व्याप्त होगा तो कहीं ना कहीं देश विरोधी, या जो कभी कहा करते थे भगवान श्री राम को काल्पनिक होने का दावा करते थे, जो साधु संतों पे लाठियां चलवाते थे, तो उनके पेट में स्वाभाविक सी दर्द होगी, तो उनको आप कहाँ मिटा सकते हैं? और ऐसा कौन लोग कर रहे हैं, जरा ये भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विवेक जी, विवेक जी आवाज आ रही है? विवेक जी आ रही है? ठीक है विवेक जी, रखिए इसी पर आपका कमेंट में चाहूंगी। आखिर देश के अंदर जो है लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के आखिर लगातार क्यों राजनीति हो रही है? राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है सर। देखिए, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं इनको वर्ग विशेष के तुष्टीकरण करने की आवश्यकता है और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। वो लोग राजनीति कर रहे हैं। उनको तब दिक्कत नहीं होती जब सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है, उनको तब दिक्कत नहीं होती जब 5 टाइम अजान होती है, उनको दिक्कत तब ज्यादा होती है जब कोई कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करिए, नहीं तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और हनुमान चालीसा अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी? कौन सी धरती का कोना बचा है जहां आप हनुमान चालीसा पढ़ने की स्थिति में हैं? इतने भारत की विखंडन के बाद मैं एक सवाल आपसे ले रही हूँ कि एक तरफ तो जो है आप बात कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर को हटाइए, लाउडस्पीकर से जो है नहीं बजनी चाहिए आजान की अगर बात की जाए, आपका कहना है कि नहीं क्योंकि उससे जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, छात्रों को दिक्कत हो रही है। फिर ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है ना सर कि अगर आप जो है लाउडस्पीकर पर अजान चलाएंगे तो हम भी जो है हनुमान चालीसा जगाएंगे। कॉम्पिटिशन हो रहा है क्या? तो जिद्दीपन वाली बात हो गई। विवेक जी, बात देखिए रितिका जी, ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से आके के पड़ा हुआ है
और प्रदेश सरकारों के कान में जू नहीं रहेगा, या कह दीजिए उनकी। लेकिन देश में केंद्र में तो आपकी सरकार है सर, हम तो आपको बोलेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम प्रदेश सरकारों के पास होता है। और प्रदेश सरकारें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा रही हैं, आप खुद देख रही हैं। आप एक एंकर हैं, आप पत्रकारिता क्षेत्र में, आपको सब दिखाई दे रहा है और आप निष्पक्ष भाव से सारी चीजों को देख रही हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इतने दिन से रद्दी के टोकरे में क्यों पड़ा हुआ है? जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतने डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि नहीं हो सकती, इसकी एक सीमा निर्धारित कर दिया, और इतने टाइम अजान अगर आप करते हैं तो आप लाउड स्पीकर इतने डेसिबल से ऊपर नहीं बजा सकते। तो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्दी के टोकरे में क्यों पड़ा हुआ है? कौन निकालेगा? ठीक है विवेक जी, अगर एक समुदाय के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सर कि आप जो है फिर ये कहेंगे कि हम भी जो है इतने ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर लगा करके जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे। फिर मतलब क्या अंतर क्या रह गया फिर आप में और उनमें, अगर बात की जाए तो? अच्छा ये बताइए, जब वो नहीं मानेंगे, सरकार उनको मनवाने में नाकामयाब है, तो बहुसंख्यक समाज के पास हनुमान जी को याद करने के सिवाय रास्ता क्या है? और कोई मार्ग हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? मैं क्यों बताऊंगी? प्रदेश सरकारों के कान में जू कैसे रह गए? विवेक जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सरकार आपकी है, आप फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इतने लंबे समय से फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं, राजनीति तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी कर रही है ना इन चीजों को लेकर के। विवेक जी, लगातार विपक्ष यही आरोप आपके ऊपर लगा रहा है। सरकार हमारी केंद्र में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आपने देखा किस तरह से पहले मुंबई की सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, उस पे प्रतिक्रिया में किस तरह से शुक्रवार के दिन संतोषी माँ की आरती का कार्यक्रम किया गया। आज भी इधर उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से सड़कों पर नमाज का कार्यक्रम बंद हुआ, नहीं तो सड़कें बंद करके नमाज पढ़ी जाती थी। भाई क्यों आप सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे? सड़कें आपके बाप की है क्या? आप मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, 1 डेसिबल कम करके अजान करिए। क्यों किसी की आप शांति में खलल डाल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों रद्दी की टोकरी में पड़ाता है? इन प्रदेश सरकारों से कोई पूछने वाला है? तो अगर कोई व्यक्ति आकर के आगे पूछ रहा है कि साहब आप तो इनका पालन कराए, नहीं हम भी ये करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी को याद करने के सिवाय बहुसंख्यक समाज के पास रास्ता क्या है? ठीक है, इस पर भी मैं आपका एक जवाब चाहूंगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के ऊपर जो पथराव हुआ, उनका इल्जाम है कि शिवसेना ने ये पथराव किया। अगर बात की जो उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो गुंडे थे उन्होंने खार थाने क्षेत्र पर जो है भारी पथराव किया, उनकी गाड़ी के शीशे भी फोड़े गए, जिससे कि वो भी घायल हो गए, उन पर भी जो है चोट आ गई। देखिए, किरीट सोमैया बहुत ही सरल, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के व्यक्ति, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर उत्तर प्रदेश में मिला है। मायावती जी की सरकार थी, वो पोल खोल कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन थे, उन्होंने 100 घोटाले मायावती जी के सूचीबद्ध करके ये पूरे देश की जनता के सामने लाए थे, जिसमें मायावती को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। इसी तरह का काम इस समय किरीट सोमैया जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उनको टारगेट करके जिस तरह से शिव सैनिकों ने हमला किया है, वो निसंदेह बहुत ही शर्मनाक है, और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और जिस तरह से सूचना दे करके थाने में गए थे, थाने में पुलिस के सामने जिस तरह शिव सैनिकों ने गुंडई की है, इस गुंडई में शिव सैनिकों के साथ साथ मुंबई पुलिस की भी सहभागिता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में उनका जो शिष्टमंडल भारत के गृह सचिव से मिला है और उस पर कार्रवाई की मांग की है, हम सब लोग किरीट सोमैया जी की इस मांग के साथ। ठीक है आशीष जी, अब अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद 125 धार्मिक स्थलों के जो लाउडस्पीकर है वो उतार दिए गए हैं। 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो है लाउडस्पीकर की आवाज़ को धीमा कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद अवैध लाउडस्पीकर को भी जो है लगातार हटाया जा रहा है। अब जो कुछ लोग, अब देखिए सर, 17,000 लोगों ने जो है
खुद ही कम कर दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है आदेशों का पालन नहीं हो रहा है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है? फिर तो आप इस बात को नहीं कह सकते ना सर। आशीष जी, आशीष जी, ठीक है, रखिए इसी पर आपका जवाब विवेक श्रीवास्तव जी। जी बताएं गीता जी। मैं कह रही हूँ सर, मुख्यमंत्री योगी हाँ। आदित्यनाथ के बाद जो आदेश के बाद 125 धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर को जो है हटाया गया। 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से जो है लाउडस्पीकर की जो आवाज है उसको धीमी कर दी। सरकार के आदेश के बाद जो है अवैध लाउडस्पीकरों को जो है हटाया जा रहा है, तो काम तो हो रहा है, फिर राजनीति क्यों हो रही है? आप देखिए ना, 17,000 लोग अगर खुद से कर रहे हैं तो एक नया कदम कहीं ना कहीं है। फिर इसको लेकर के जंग क्यों छिड़ी हुई है? महाभारत महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? विवेक जी, देखिए रितिका जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब पूर्व में यहाँ सत्ता में आई थी तो शुरुआती दौर में भी कुछ इसी तरह के दृश्य देखने को मिले थे। बाद में धीरे धीरे फिर वो लाउड स्पीकर भी लग गए और उसी धुन में उनकी आवाज भी आने लगी। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये कोई आज का आया हुआ आर्डर नहीं है, ये पहले का आर्डर है। अब ये जो योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश के बाद जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये कब तक ठीक रहेगा, कब तक ये दृश्य ऐसा ही रहेगा, कब तक लोग कानून का पालन करेंगे, ये कितनी तरह अच्छी तरह आत्मसात करते हैं, ये देखने का विषय है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इसको लोग आत्मसात करें, अपनी दिनचर्या में लाएं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो, हम ये चाहते हैं जी। ठीक है, आपको बता दें कि लगातार हनुमान चालीसा को लेकर के राजनीतिक गलियारों में आजकल इसकी चर्चा लगातार खूब चल रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जंग मची हुई है। अकेले राणा दंपति ने शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई भी लगातार आर पार देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या पर हुए हमले के बाद अब सियासी रण धारदार हो गया। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि लाउडस्पीकर को लेकर के, अजान को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के जो लगातार महासंग्राम देश के अंदर चल रहा है, अलग अलग बयान सभी के आ रहे हैं और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो लड़ाई, जो जंग कहीं ना कहीं छिड़ गई है, ये जंग जो है आखिर कब बंद होगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक श्रीवास्तव जी और आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे और साथ तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी कि अब जितने भी लाउडस्पीकर बजेंगे अब सरकार की निगरानी में रहेंगे। आवाज धीमी करने या फिर लाउडस्पीकर उतरवाने से लोगों की धार्मिक आस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है। योगी सरकार का, आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद जो है 125 धार्मिक लाउडस्पीकर जो है उतार दिए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए, 17,000 लोगों ने खुद से स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसको कह सकते हैं कि 17,000 लोगों ने जो है स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट भी इसको लेकर के जो है मांगी गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद 125 धार्मिक लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। अब धीमी आवाज में बजाना होगा लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर को लेकर के प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त हो गया है। धीमी आवाज में कहीं ना कहीं बजाना होगा लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए, लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है।
ये कार्रवाई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे और साथ ही साथ तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी कि अब जितने भी लाउडस्पीकर बजेंगे अब सरकार की निगरानी में रहेंगे। आवाज धीमी करने या फिर लाउडस्पीकर उतरवाने से लोगों की धार्मिक आस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत, ये भी जो है बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद 125 जो है धार्मिक लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। सरकार के आदेश के बाद अवैध लाउडस्पीकर को भी लगातार हटाया जा रहा है। 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से खुद से ही जो है आवाज धीमी कर दी है। और आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक उस जो है अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है। 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर जो है उतारे गए हैं और लाउडस्पीकर को लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार लाउडस्पीकर को लेकर बड़ी बयानबाजी, बड़ी राजनीति। इसी खबर में हमारे साथ एएस नोमानी इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या एएस नोमानी जी? जी आवाज आ रही है आपकी? जी एएस नोमानी जी, लगातार लाउडस्पीकर को लेकर के राजनीति, वहीं अगर योगी सरकार की बात की जाए तो योगी सरकार के आदेश के बाद 125 धार्मिक स्थलों से जो है लाउडस्पीकर को उतार दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, जहां तक ताल्लुक है लाउड स्पीकर का, जब से ये दुनिया बनी है या जब से हमारा देश आजाद हुआ है उस दिन से लगातार लाउड स्पीकर के ही माध्यम से आजान दी जाती है। या हिंदू समाज से का कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी गीता का मामला हो या कुरान का मामला हो या अजान का मामला हो, कोई भी इंसान अपना जश्न या अपना प्रोग्राम या अजान देता है तो हर तरीके से माइक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के समय में लोग केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की वजह से आज के समय में इसको एक मुद्दा बना करके एक माहौल को खराब करने की साजिश की जा रही है। और वही अगर बात की जाए तो अवैध लाउडस्पीकर को भी हटाया जा रहा है। 17,000 लोगों ने खुद ही जो है स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमी भी कर दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल है और बड़ी एक पहल भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं असनमान, जिस पर भी आपकी प्रतिक्रिया फिर आगे बढ़ रही है। जी, जहां तक ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों में एक डर, एक खौफ है प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, सरकार द्वारा एक ऐसा खौफ भर दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पीकर की आवाज को स्लो कर दिया इन लोगों ने, ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो सके। माहौल खराब ना होने की वजह से जो है लोग माइक को उतारने की कोशिश कर रहे हैं या अपने लाउड स्पीकर की आवाज को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर की आवाज तो लिमिटेशन में ही होनी चाहिए ना यार सोमानी जी, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दिया, आप कह रहे हैं डर के मारे कर दी है, प्रशासन शोषण के डर के मारे। तो मतलब आप इस बात से सहमत नहीं है कि मतलब जो लोगों को परेशानी कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर को लेकर के होती है, बीमार जो व्यक्ति है उन्हें कहीं ना कहीं जो है परेशानी होती है, छात्राओं को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, वो क्यों नहीं दिख रहा आपको एस नोमानी जी? मैडम, इस देश में केवल उसी इंसान को परेशानियां हो रही लाउड स्पीकर से जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो रिश्वतखोरी में डूबे हुए हैं, जिससे पूरी रात नींद नहीं आती है कि मुझे अपने पैसे को कैसे बचाना है। केवल ऐसे लोगों को ही नींद नहीं आ रही। वरना आज लाउडस्पीकर का भ्रष्टाचार से कैसे कनेक्शन हो गया सोमानी जी? मतलब कुछ भी बोलेंगे आप? प्लीज लिसन मी, प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी मैं हर एक गांव का दौरा कर रहा हूँ, हर एक गांव में जा रहा हूँ। किसी भी समाज के लोगों को, चाहे हिंदू समाज हो चाहे सिख समाज हो, किसी भी समाज के लोगों को लाउड स्पीकर से किसी भी तरीके से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल राजनीतिक लोग एक इसको इश्यू बना रहे, एक मुद्दा बना रहे जो सरासर गलत है। और इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत सा आज के समय में बहुत सारी ऐसी ट्रेन है इस देश के अंदर जो चल रही, जो गांव से होते हुए निकलती हैं। बहुत सारे घर बने हुए, क्या ट्रेन की आवाज तो लाउड स्पीकर से कहीं ज्यादा होती है? तो क्या इसका मतलब कि ट्रेन की आवाजें भी बंद कर दी जाए? कल को लोग ये भी एक मुद्दा बना लेंगे। तो मतलब आप इस बात से एग्री नहीं करते कि लोगों को दिक्कत हो रही है? मतलब कि कैसे आप ट्रेन की आवाज को जो है सर, नहीं ट्रेन की आवाज कितनी देर बजती है सर? 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं बजती होगी ज्यादा? नहीं, लगातार बजती है। और इसी तरीके से मुर्गा मुर्गी भी सुबह सुबह कुकड़ू कुकड़ू की आवाज देती है। क्या लोग मुर्गा मुर्गी की भी आवाज को बंद कर देंगे? ये कैसे तर्क रख रहे हैं आप एएस नोमानी जी? मतलब एटलीस्ट तर्क रख रहे हैं, सही तर्क तो रखिए सर।
मतलब आप मैडम ये मुर्गा सच्चाई मुर्गियों की बता रहा आवाज हूँ, से ये जो है सच्चाई लाउडस्पीकर है। की आवाज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे तो अब आप कुछ दिनों बाद बोलेंगे टीवी लोगों को बंद कर देना चाहिए। नहीं, जिन लोगों को तकलीफ हो रही, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ। बाकी किसी भी समाज के लोगों को हमारे देश में किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। हर एक इंसान इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं, भाईचारगी का दर्ज दे रहे हैं। केवल कुछ ऐसे लोग हैं अब आप जो कुछ अपनी समय बाद बोल देंगे राजनीतिक गाड़ियों रोटियां में जो सेकने हॉर्न से होते हैं उन ये हॉर्न को लोग भी ना बजाया जाए। एक मुद्दा। अब आप कुछ समय बाद ये भी बोलेंगे कि गाड़ियों में जो हॉर्न होते हैं उन हॉर्न्स को भी ना बजाया जाए। मैडम, हॉर्न एक अलग विषय है, लेकिन जहां तक नहीं, ट्रेन की आप आवाज कर है रहे हैं ना सर उसकी आवाज कंपैरिजन बहुत ट्रेन की। कुछ होती है। ट्रेन से तो कर ही रहे हैं आप कंपैरिजन। नुमानी जी रखिए अपनी बात। मैं मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी वाइफ खुद हार्ट की मरीज है। मैं अपनी बीवी को पीजीआई लखनऊ ले जा रहा था, अचानक ट्रेन की आवाज से वो बिल्कुल लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे बेहोश हो गई थी। तो मैं खुद अपने घर से मिसाल दे रहा हूँ। मेरी बीवी का हार्ट का ऑपरेशन है, मेरी बीवी का वाल्व चेंज हुआ है। मैं अपने घर से आपको मिसाल दे रहा हूँ, इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं हो सकती है मैडम। केवल उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही लाउड स्पीकर से जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बाकी हमारे इस देश में किसी भी हिंदू समाज के लोगों को लाउड स्पीकर से किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले में तकरीबन 80% हमारे हिंदू समाज के लोग रहते हैं। उन्हें भी किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं है, बल्कि वो लोग हर तरीके से कह रहे हैं कि अगर कहीं भी लिखित हमें देना पड़ेगा डीएमएसपी की यहाँ, तो हम लोग लिखित दे सकते हैं कि हमें लाउड स्पीकर से किसी भी तरीके से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल वही लोग आपत्ति जता रहे हैं जो लोग मुस्लिम समाज से नफरत रखते हैं। नहीं, कौन है जो मुस्लिम समाज से नफरत कर रहा है उस्मानी जी? जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कौन? बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? जो आपको रातों रात नेता बनना चाहते हैं, एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करके अगर कोई इंसान आपको तो सर यस नोमानी जी, आपको तो ये भी लगता है कि बुलडोजर भी सिर्फ माइनॉरिटीज को दबाने के लिए चल रहा है। आपने तो ये ठान लिया है ना कि बीजेपी जो है मुस्लिम को कहीं ना कहीं दबा रही है सर, इसलिए आपको हर चीज में जो है राजनीति कहीं ना कहीं लगती है। नहीं, मुझे ऐसा आज तक नहीं लगा कि भाजपा कोई मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं तो हमेशा बधाई देता हूँ लोगों को। अभी सरकार बनी, मैंने भाजपा के लोगों को, हमारे क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं सभी को हमने बधाइयां दी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसके मुकद्दर में, जिसके तकदीर में जो लिखा हुआ वो उसे मिलेगा। इसमें कोई भी इंसान अगर नहीं, ये तो फिर बुलडोजर को लेकर हल्ला क्यों? फिर बुलडोजर को लेकर हल्ला क्यों है स्नोमानी जी? फिर बुलडोजर पर लगातार समाजवादी पार्टी का ये बयान क्यों आ रहा है कि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है? अपनी एक बात पर रहिए ना सर, हाँ भी ना भी। देखिए, बुलडोजर का जहां तक ताल्लुक है मैडम, बुलडोजर एक वास्तव में सही माने पूछे तो एक पक्षी लेकर के, एक भेदभाव को लेकर के ये बुलडोजर का मामला कर रहा है। हमारे देश में संविधान का मामला है। संविधान को लेकर के आखिर क्यों नहीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? स्पीकर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं फिर लाउड स्पीकरों की जो आवाज है उसको धीमी करा जा रहा है या उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा है? फिर स्नोमानी जी, तो एक तरफ आप संविधान की बात करते, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। ये नहीं मैडम, ये बताइए, लाउड संविधान ने तो खुला इजाजत दी है इस देश के अंदर के जो भी इंसान जिस समाज के हो, जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो खुलेआम अपने स्वेच्छा से हर तरीके से इस देश के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। कोई भी इंसान किसी भी तरीके से उनके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये तो हमारा संविधान कह रहा है, खुला हमारा संविधान कह रहा है। लेकिन हमारे संविधान के साथ पूरे तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के साथ संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन हम जैसे नौजवान, हम जैसे हिंदुस्तान के बाशिंदे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हमें इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े। बता दीजिए, आपने लाउड स्पीकर को जो है भ्रष्टाचार से ऐड किया, भ्रष्टाचार से क्यों आपने ऐड किया ये तो बताइए, ये मेरे समझ में नहीं आया है स्नोमानी जी। देखिए, इलाहाबाद का एक मामला आपने सुना होगा, जो एक मैडम का नाम आप जानती होंगी, मैं नाम नहीं खुलना चाहता हूँ। उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के, अजान को लेकर के उन्होंने इस आवाज को बुलंद की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें लगता है सबसे पहले उन्होंने ये आवाज बुलंद की थी और अभी तकरीबन 2.5 करोड़ की रिश्वत में वो पाई गई है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका यस नोमानी जी हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर जो है
महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। लगातार ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं होता है, योगी सरकार के आदेश के बाद 125 धार्मिक लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद लगातार अवैध लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार लाउडस्पीकर को लेकर के राजनीति हो रही है। हर किसी के अपने अपने बयान लगातार वहां पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में अगर बात की जाए लाउडस्पीकर की, तो लाउडस्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे, और साथ ही साथ तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि अब जितने भी लाउडस्पीकर बजेंगे अब सरकार की निगरानी में रहेंगे। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां फर्जी दस्तावेज मामले में 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। यूं तो आजम खान अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब से अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर सामने आई है तब से वे सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। बता दें कि पिछले 5 दिनों से उनसे नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है, और कल कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम जेल पहुंचे और आजम से मुलाकात की। इससे पहले रविवार को सपा का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक रविदास मेहरोत्रा और सचिव अनुज मिश्रा के साथ सीतापुर जेल पहुंचा था। हालांकि आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं ओबीसी की पार्टी ने उन्हें पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया था। सभी दलों की नजर 20% मुस्लिम वोट पर है। इसे देखते हुए पार्टियां जेल वाली राजनीति में लग गई है। अब इस पर आजम खां क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और बड़ा सवाल है कि आजम खां क्या फैसला उनका होगा। लगातार नेताओं के मिलने से किस पार्टी की तरफ हो सकता है आजम खां का रुझान, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लगातार आजम खान से मिलने लोग जेल पहुंच रहे हैं। किस तरह वो रुख कर सकते हैं आजम खान, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। उनका क्या आने वाला फैसला होगा ये भी कहीं ना बड़ी बात है। अगर वही बात करें AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी ने भी जो है असुद्दीन ओवैसी ने भी उनको अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। कांग्रेस के जो मीडिया सलाहकार है वो भी लगातार जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। ये भी जो है बड़ा सवाल है, क्या वो जेल से छूटने के बाद एक नया प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं? किससे के साथ वो शामिल होंगे? क्या वो गठबंधन करेंगे? बड़े सवाल कहीं ना कहीं हैं। हमारे साथ विवेक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है? और जीत प्रताप मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कुमार विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। और हमारे साथ भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कुमार विवेक, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ। लगातार जो है आजम खां को लेकर के भी अब लगातार जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जेल में मिलने के लिए उनके पास भी कहीं ना कहीं जा रही है। जेल के दौरे कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। किस तरीके से इन चीजों को आप देख रहे हैं? क्या उनका फैसला कहीं ना कहीं होने वाला है? क्या वो एक नया प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं? अब अगर वहीं अगर बात की जाए AIMIM के जो चीफ हैं उन्होंने भी उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। कांग्रेस भी वहां पहुंच रही है, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मंच को सरिदा धन्यवाद देता हूं, और एक विशेष विषय को आज आपने उठाया, इसके लिए उपस्थित पैनल का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही दुविधा की बात है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि राजनीति में हमेशा कहता हूं कि अवसरवादिता का एक गलियारा है, और आजम खान जी अपने आप में स्वयं एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ और उसके साथ ही एक सक्षम मस्तिष्क के स्वामी है,
जो कि बखूबी अपना निर्णय लेने में सक्षम है, जिन्हें पता है कि उनका भविष्य कहां पे, किस दिशा में, किस तरीके से जनसेवा में समर्पित हो सकता है। रही बात राजनीतिक दलों की, तो देखिए ऐसा है कि एक विशेष वर्ग को स्वीकार भी नहीं करना है और उसी विशेष वर्ग के जो लीडर हैं, नेता हैं, अग्रज हैं, उनको साथ भी रख रहा है, क्योंकि वोट की आवश्यकता तो पड़ती ही है, बिल्कुल ये भी जग जाहिर बात है। तो ये आपको समझना होगा, ये हमें भी समझना होगा कि आज के राजनीतिक दल किस परिपाटी को और किस समीकरण को किस तरीके से अपनाना चाहते हैं या उस चीज को किस तरह स्वीकार करना चाहते हैं। और जनता को ये बात ज्यादा समझनी होगी कि आपको राजनीतिक दल केवल और केवल एक वोट बैंक का साधन मात्र न समझे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात को स्पष्ट कर दूं कि हमने कभी भी आजम खान जी को लेकर के ना कोई टिप्पणी की, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कोई उनके ऊपर कभी कटाक्ष करने का प्रयास किया। लेकिन वो तो नाराज चल रहे हैं उनके मीडिया, अगर आजम खान की बात की जाए, उनके मीडिया जो सलाहकार हैं वो तो लगातार नाराजगी जता रहे हैं, कई लोग नाराजगी जता रहे हैं। भाई शिवपाल यादव की भी बात की जाए, उन्होंने भी नाराजगी जताई, उनका कहना भी यही है कि अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें जेल से छुड़वाने के लिए। नाराज तो चल रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे इस बात को विवेक जी। देखिए अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे देश में विधि सम्मत जो तरीके हैं, आईपीसी सीआरपीसी के जो प्रावधान है, न्यायपालिका का जो कार्यप्रणाली का अपना एक सक्षम स्तर है, उस स्तर को पार करके अखिलेश यादव जी स्वयंभू तो बन नहीं सकते हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए जो भी बेहतर न्यायोपचार दिलाया जा सकता है उसका बाकायदा अनुपालन करते हुए हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब इसको अगर इस तरीके से स्वांगित किया जाए या प्रभावित किया जाए, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, रखिए अपनी बात, रखिए विवेक जी। इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए कि अखिलेश यादव जी आजम खान जी को छुड़ा नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर 87-88 मुकदमे थे, उनमें 82-83 मुकदमों में जो नहीं, उनको लेकिन शिवपाल बेल यादव ग्रांट तो हो कह चुकी रहे है। हैं कि एक आंदोलन भी नहीं किया उन्होंने जिलों में, उन्होंने जो है नाराजगी भी नहीं जताई। एक आंदोलन तो कर नहीं, लेते ना, वो चाहते ही नहीं किस लिए, है, वो चाहते ही नहीं है बिल्कुल, कि आजम खान जो है वहां से बाहर निकले जेल से। मैं आपको जवाब दे देता हूं। जब न्यायपालिका में किसी भी कोर्ट का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा होता है या जो भी मामले विचाराधीन होते हैं, तो एक और अपरिपक्व ये बयान मैं इसको कहूंगा कि न्यायपालिका में लंबित किसी भी वाद को के चलने की स्थिति में या लंबित रहने की स्थिति में उस वाद की वजह से उस वाद के विषय को लेकर के सड़क पे आंदोलन करने का मतलब कल को हम भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आ जाए, इसका मतलब न्यायपालिका की सीधे सीधे अवमानना मानी जाती है। और दूसरी बात है, न्यायपालिका की अवमानना करके हम क्या संदेश देंगे इस पूरे देश के। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो दोष कहीं ना कहीं उन पर लगाए गए हैं, जो एफआईआर उन पर की गई है, वो बहुत छोटे मुद्दे हैं। तो ये एफआईआर अखिलेश यादव जी ने तो करवाई नहीं है, ये बात देखिए आप ही ने स्पष्टीकरण दे दिया। ये मैं भी यही बात कर रहा हूं कि 86-87 जो भी एफआईआर इनके ऊपर थी, उस पर 83-84 एफआईआर में उनको दोषमुक्त किया जा चुका है और इतनी अपरिपक्व कार्यप्रणाली की केवल और केवल एक समाजवादी पार्टी तो खाली राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति को सार्थक साधने के लिए केवल इस तरह की एफआईआर कर देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा अपरिपक्व और कुछ नहीं हो सकता। और उसमें भी किसने एफआईआर कराई, अगर आप देखेंगे तो एक धर्म विशेष के लोगों ने ही जाके आजम खान जी को टारगेट किया है बहकावे में आकर के। तो मुझे लगता है न्यायपालिका सक्षम है, न्यायपालिका सक्षमता के साथ उनको दोष मुक्त अगर करते जा रही है तो न्यायपालिका पे सवाल उठाना या कटाक्ष करना, मुझे लगता है ये थोड़ा अपरिपक्व राजनीति का पंचायत हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से भी आप पर जुड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आ रही ठीक है, जीत प्रताप जी किस तरीके से इस बात को देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि लगातार जो है जेल की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई है आजम खान को लेकर के, तमाम राजनीतिक दल। देखिए आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो है विकास के मुद्दे पे कार्य किया है और हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, विकास के मुद्दे पे चुनकर दोबारा हम फिर से पूर्ण बहुमत पे आए हैं। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इनके पास तो खाली हमेशा जो रहता है कि वो एक ही मुद्दे रहते हैं, कि गिने चुने मुद्दे रहते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। हम लोगों ने हमेशा विकासवाद की राजनीति करी, हम लोगों ने कभी परिवारवाद को भी कभी बढ़ावा नहीं दिया किसी भी तरीके से। इनका तो आप जान के देखिए कि इनका जो पूरा परिवार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बना और इनके परिवार के अंदर ही सारे आपको नगर निकाय के सदस्य मिल जाएंगे, ब्लॉक के सदस्य मिल जाएंगे, इनके यहाँ आपको सारे जनप्रतिनिधि इनके परिवार के अंदर ही मौजूद मिलेंगे।
और जहां तक बात अभी आप ऐसे इससे पहले चर्चा कर रही थी विवेक जी से आजम खान जी के बारे में, तो आजम खान जी का तो खैर चलिए मान के चलिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने उनका एक खास वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए उनका उपयोग किया गया है और वो हमेशा से वो एक खास वर्ग के लोगों के नेता बन के उभरे हैं। और जहां तक बात चल रही है उनके लिए कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल इनका आपस का अंदर का मामला है समाजवादी पार्टी का, और उनके लोगों को टिकट नहीं मिला या उनको या उनके खाली बेटे को टिकट मिला, जो भी तरह तरह की बातें मीडिया में आती हैं। और आज की तारीख में जहां तक बात है तो हम लोग जो है हमेशा जो मैंने आपको बताया, हम लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, नहीं, राष्ट्रवाद मैंने के पूछा ही मुद्दे नहीं पे जी ही प्रताप जी कि आप किस मुद्दे पर आप विकास जो के है मुद्दे पे। चुनाव आपने लड़ा, किस मुद्दे पर आप जीते। मेरा तो सीधे सीधे जी सवाल ये है कि जो आजम खान के मीडिया प्रभारी है, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव ने उनका भी ये कहना है कि बीजेपी का दुश्मन कहीं ना कहीं हमको बना दिया है, तो कहीं ना ये भी तो हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक समूचा परिवार है। यहाँ पर जो भी आना चाहे, यहाँ पर सबका स्वागत है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष पे केंद्रित नहीं है भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष को लुभाने के लिए कार्य नहीं करती है। हम लोगों ने तो हमेशा से मतलब फिर आजम खान के जो ऊपर है सबका स्वागत है, ऐसा नहीं है। आजम खान के ऊपर केसेस जो हैं वो मुकदमे सब चल रहे मिट हैं, जो जाएंगे, चल वो रहे हैं, भाजपा में आने के नहीं, बाद नहीं, वो वो तो एकदम देखिए, पवित्र हो जाएंगे। वो तो न्यायपालिका का एक न्यायपालिका के पक्ष की बात है। न्यायपालिका तय करेगी कि जो उसके ऊपर मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, मुकदमों में क्या विषय है, कि क्या मुकदमे चल रहे हैं, कब तक चलते रहेंगे। इसका ठीक है, भारतीय जनता कुमार पार्टी में विवेक रखिए अपने पास। सम्मिलित ठीक है, होकर मैं और आपसे- उससे कोई उससे कोई उसका लिंक नहीं होता है। ठीक है, कुमार विवेक जी रखिए, विवेक जी रखिए अपनी बात। विवेक जी म्यूट है, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, मेरे विपक्षी मित्र ने जो भी बातें कही, बहुत सार्थक बातें थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना चाहिए सुषमा स्वराज जी का इतिहास, पीयूष गोयल जी का इतिहास, निर्मला सीतारमण जी का इतिहास, रविशंकर प्रसाद जी का इतिहास, चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतिहास, राव इंद्रजीत सिंह जी का इतिहास, धर्मेंद्र प्रधान का इतिहास, विजय गोयल, जयंत सिन्हा, किरण रिजिजू, अनुप्रिया पटेल, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो ये परिवारवाद की बात करते हैं। क्या इतिहास विवेक जी है हमारे यहाँ का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जितने नाम मैंने पढ़े हैं, जरा इनका आप इतिहास देखिएगा कि इनकी जो राजनीतिक आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं से मिसमैच कर रही है डेटा से। हाँ, हमारे पास जो है ना समाजवादी पार्टी में तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, वहां तो सारा जो है एक परिवार के अंदर ही गिरा हुआ है। विजय गोयल, चलिए विजय गोयल जी की बात करते हैं। विजय गोयल के पिताजी का नाम आपको पता है? चरती लाल गोयल, दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेता थे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रहे। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, रिंचिन खारू राजनीति में सक्रिय थे। देखिए, जहां पर परिवार के अंदर जो व्यक्ति विशेष के अंदर कोई अगर गुण है, व्यक्ति विशेष के अंदर राजनाथ सिंह जी की जो बात आप करें, नरेंद्र सिंह तोमर, रामू भैया के नाम से पुकारे जाने वाले, जानते ही होंगे। आपने जो कहा डेटा स्पष्ट करने के बाद, राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं, जो पुत्र हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उनके तो बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाया जाता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार और एक पद का जो एक जो चलता है ना। हमारे यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, इसलिए पंकज सिंह जी पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीत कर आए, 1,80,000 चुनाव जीत कर आए। हम लोगों ने कभी भी उनको, अब ये आपके लिए देखिए, ये तो पूरा प्रदेश जानता है, समूचा देश जानता है कि जो सबसे ज्यादा जो परिवारवाद चलता है, कहाँ चलता है विवेक जी। ये हमारी मजबूरी नहीं है विवेक जी, ये हमारी मजबूरी नहीं है। आपने जो ये डेटा बना के रखा है, चलो आप अपना डेटा कंप्लीट कर लो। आप ही का पब्लिश किया हुआ। चलो आप अपना डेटा कंप्लीट कर लो। डेटा मेरा, आप अपना डेटा कंप्लीट कर लो। रही बात, अगर आप देखेंगे, आपने इस समय उत्तर प्रदेश में आबकारी से लेके कई विभाग ऐसे मंत्रियों के बच्चों को दे रखे हैं जो कि मुझे लगता है परिवारवाद की ही श्रेणी में आएंगे। तो मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मुझे लगता है। बहरहाल जो विषय था, विषय पे मैं पुनः आता हूं कि जब भी कोई मामला अगर किसी भी न्यायपालिका में लंबित है और न्यायपालिका उसमें विचाराधीन अगर मामले चल रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का मीडिया ट्रायल करके उन मुद्दों को दबाव में लेने की या प्रेशर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायपालिका सक्षम है। अब महाराष्ट्र का ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में भाजपा की नेताजी ने जितना अच्छा सार्थक प्रयास किया, अवसरवादिता को देखते हुए कि मोदी जी आ रहे थे, कि थोड़ी हाईलाइट हो जाती, हो सकता है कि प्रमोशन भी हो जाता। लेकिन क्या न्यायपालिका के सोच पे, समझ पे या उसके निष्पक्षता पे सवाल उठाया जा सकता है? उसने तो फटकार लगा दी। आप, न्यायपालिका की स्पष्ट टिप्पणी है कि आप अगर सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, तो उसके मायने होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
आप हनुमान चालीसा करिए ना, कौन मना करता है, मैं भी बैठ के साथ में करूंगा। सुंदरकांड करिए, मैं भी अब आके तो करूंगा। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो गया कि अगर आपको अजान पढ़नी है, अगर मेरी बात पूरी हो करना जाए, मेरी बात है, पूरी हो तो जाए, आपको एक-एक करके उसके रखिए, लिए सीमित दायरे में रह के मेरी पूरा बात करना पूरी हो होगा। जाए। ये डिबेट का तरीका नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन आप किसी के घर में घुसकर चुनौती देने का प्रयास करेंगे तो ये अराजकता की श्रेणी में आ जाता है। आप हिंदुत्व के आचरण को अपनाइए, आप हिंदुत्व के अराजकता को मत दिखाइए। हमारा स्पष्ट ये कहना है, आप अजान हो, चाहे मंदिर की घंटियों की बात हो, मंदिर में चाहे आप आरती करें, चाहे चालीसा करें, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप मुद्दों का ध्रुवीकरण करते हुए महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, आपकी जो नौकरियां जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, आप जो परीक्षाएं कराते हैं उसके पेपर पहले लीक हो जाते हैं, पत्रकारों को बलिया से लेकर के कानपुर तक पूरी तरह से निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पटल पे चौथे स्तंभ का आप मजाक बना रहे हैं, मुझे लगता है ये सब अच्छे देखिए सिद्धांत आपके अध्याय में लिखे देखिए जाएंगे। विवेक जी, जो बात बता रहे हैं ना, जो समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया था पिछले 5 सालों में, इसके पहले आप जो अभी सरकार तक रही विपक्ष है, में ही रहेंगे। और आप जो 2.0 पे और चल हम रहे हैं लोगों सर। ने हम अरे आप लोग 2.0 पे चल रहे हैं, आप ये बताइए 2.0 में चल रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, समाजवादी पार्टी, अच्छा चलो ना, आप 100 दिन के सरकार की आपकी उपलब्धि उपलब्धि बता क्या है? अरे हम लोगों ने 100 दिन के अंदर हम लोगों ने सबसे सारे मंत्रियों को क्या सब किया? डेटा देने का कार्य कर लिया है। मंत्रियों अभी को तो हम दिया लोगों ने है, जितने जनता को क्या अभी दिया है? अरे जनता की सरकार है सर। अरे तो लोकतंत्र है, जनता की सरकार सरकार है। होती है, मंत्रियों की नहीं होती। देखिए हम यही लोगों तो ने समस्या हमेशा है। आप मंत्रियों की सरकार चला विकास रहे हैं, साथ में जनता काम की नहीं किया चला है। रहे। हम आप लोगों ने जनता की कभी सरकार नहीं हम चला लोगों रहे ने हैं, हम मंत्रियों की सरकार चला रहे हैं। मंत्रियों की सरकार से जनता का विकास नहीं होगा, मंत्रियों प्रदेश की का विकास नहीं होगा। मंत्रियों की सरकार तो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जो से मंत्रियों की सरकार अभी चलती आप ही ने थी। अभी आपने जब स्वीकार किया कि हम जब मंत्रियों सारे को डेटा मंत्री, दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आपने डेटा की बात करी। आज हम लोगों ने सब मंत्रियों को बोला गया है कि जो सब लोग अपना अपना जो ब्यौरा है सारे मंत्रालयों को हम लोग सौंप के देंगे। सबको एक टारगेट फेस किया गया। अभी तो मात्र अभी मेरे ख्याल से 100 अभी दिन, पूरा 100 दिन। महीना, मैं हाँ बता रहा हूँ पूरा 100 भी हो दिन रहा है। है। एक और महीना इसके लगभग बाद हो अभी जाएगा। हाँ। 1 महीना लगभग हो जाएगा। आगे टारगेट तय किए गए। और इसके पहले जो हम लोगों ने हाँ, पिछले 100 5 दिन का साल में जो टारगेट है, विकास मुझे के पता है। कार्य किए हैं, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। हम लोगों ने जिस तरीके से कोविड के समय जिस तरीके से हम लोगों ने जनता के बीच जाके, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, उस समय वो अपने पिता के आपकी अंतिम बात दर्शन का के लिए जवाब दे दूं गए। यहाँ उस पे समय मैं। वो आपने देखिए कोविड का नाम लिया। कोविड के समय हम लोगों ने गरीबों के लिए, डिप्टी सीएम ने मेरी ही बात सुनो पहले, उत्तर प्रदेश की हमारे चिकित्सा हमारी सरकार में व्यवस्थाओं को लेकर हमारी के सरकार हाथ में जोड़ के गरीबों के लिए माफी मांगी है। इतनी योजनाएं लाई गई हमारी सरकार में गरीबों के लिए उस समय। उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके से सौभाग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने घर घर जो बिजली पहुंचाने निःशुल्क जो कार्य किया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम लोगों ने जो वहां पर जो हम लोगों ने निःशुल्क कार्य किया सौभाग्य योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से घर घर लौटूंगी दोनों के पास। चूल्हे हटा के, नहीं रुझे मुझे ना विवेक जी के बात का जवाब देने दीजिए। विवेक जी, जी, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी योजना को कार्य किया, जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से जनता जिस तरीके से जनता को हम लोगों ने एक मिनट जी अपने प्रताप जी, एक अपने मिनट प्रयत्न से अपनी जी प्रताप जी, योजनाओं एक के माध्यम मिनट, से एक मिनट, लाभ एक देने का मिनट। कार्य किया। अरे सुन लीजिए उसी ना का सर, एक नतीजा मिनट है, बोल रही हूँ मैं उसी का आपको। नतीजा है एक कि हम मिनट रुकिए दोबारा प्लीज। से 274 का आंकड़ा लेके आने में हम लोग जो है कामयाब हुए हैं। हमें उत्तर प्रदेश की जो 26 करोड़ के मजबूरन मुझे आपकी नहीं आवाज जो है 274 से हम डाउन लोग करनी अधिक थे, पड़ेगी। तो आप भी तो पहले 45। हाँ अब तो तो हम हम बड़े लोगों हैं, ने हमारा तो आंकड़ा बड़ा है। आप तो नहीं, घटे हैं। आपका तो आप लोग तो पहले ही हम तो पश्चिम में मजबूत से कर रहे विपक्ष के रूप में थे। जो आपके सामने ढाल बन के प्रथम राउंड की जब वोटिंग हुई थी, तो अखिलेश यादव जी और साथ में जो लड़का लेके घूम रहे थे जो जयंत चौधरी के रूप में, सब लोग मिलके तो वहां पर पहले ही हुड़दंग हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और पश्चिम में 70 सीटें जो आप लोग थी दोनों सारी लोग हमारी मुद्दे से आ भटक गई। रहे ऐसा हैं। नहीं है। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आज एक भी मिनट आप लोग किसानों की बात करते हैं। किसानों ने जी भी जो प्रताप वहां जी पर है, प्लीज। किसानों के लिए भी जो जी हम लोगों प्रताप ने जी, जो मुझे बजट आपकी लेकर आए आवाज उसमें बंद करनी किसानों पड़ेगी अगर आप योजनाओं का ध्यान रखा है। कुमार विवेक, बताइए कुमार विवेक जी, बोलिए अपने मैं इसी पर आपका जवाब बताइए, चाहूंगी कि क्या जो दल है जो लगातार आजम खान से मिलने जेल में पहुंच रहे हैं, आप लोग प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए, प्लीज शांत रहिए 1 मिनट। नहीं आप लोग चलिए, अच्छा बोलिए सुनिए विवेक जी, आपसे सवाल है नहीं, कि जो मुद्दे से नहीं लोग भटका रहे, लगातार विवेक जी को खाली हम आजम बता खान रहे से मिलने जेल का दौरा कर रहे हैं, जेल वाली जो राजनीति हो रही है, क्या 20% मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है? विवेक जी इस पर जवाब। देखिए मैं आपको अच्छा, बड़ी बोलिए, जिम्मेदारी के बोलिए। साथ बता दूं, आजम खान जी के सुपुत्र को बाकायदा समाजवादी पार्टी से टिकट देकर के जिस तरीके से चुनाव लड़वाया गया, उनका सम्मान पूरी तरह से पहले की तरह बचाए रखने का पूरा प्रयास किया और बचाया गया। लेकिन ये जेल की जो राजनीति चल रही है, मुझे थोड़ा सा ये हास्यप्रद इसलिए लगता है कि जेल की राजनीति यादव जी को डर सता रहा है। कर कौन लोग रहे हैं ये तो देखिए पहले। जेल की राजनीति कर कौन लोग रहे हैं, कौन उसको प्रेरणादायक मान रहे हैं और कौन उसको प्रेरित करना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते धर्म और अजान और इस तरह से हनुमान चालीसा को सड़क पे ला करके
इन लोगों ने मुद्दा बना दिया। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, परीक्षाएं देखिए, हम लोगों ने कि हनुमान चालीसा को लेकर नहीं आए, हम लोगों ने खाली एक ही कार्य किया है कि हम लोगों ने खाली इतना बोला, कहीं अगर रमजान चल रहा, ईद आने वाली है, नहीं आवाज के बारे में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। चलो आप बोलो, आप बोलो, आप लोग पूरा चलो आप बोलो, डिस्कशन को आप कहीं ना बोलो, कहीं आप दूसरे बोलो। लोग मोड़ की तरफ ले जा रहे मैं हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी बात चलिए, आप पूरी बोल करूँ, लीजिए। मेरे भाई रख। देखिए, जिस तरीके से आप राजस्थान का ही उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान में जिस तरीके से मंदिर को गिराने के बाद खूब बहुत बड़ी डिबेट हुई, बहुत बड़ा ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पे जिस तरीके से बाकायदा पार्षद इनके, अध्यक्ष इनका, वसुंधरा राजे जी के समय ये नवीनीकरण की योजना बनी, और उसके बाद जब वो मंदिर तोड़ दिया जाता है तो उस पर ठीकरा फोड़ने के लिए राजनीतिक कयास, धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास। स्पष्ट है कि आप अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं, आप केवल और केवल अहंकार और प्रचंड बहुमत को लेकर के उदासीन हो बैठे हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना से आप विखंडित हो चुके हैं। बुलडोजर की बात कर लेते हैं, बुलडोजर चलता है, बिल्कुल सत्य बात है, राजनीतिक पूर्वाग्रह पे बुलडोजर चलता है, राजनीतिक अस्मिता को बचाने के लिए बुलडोजर चलता है, विपक्षियों को चिन्हित करके विशेष धर्म के लोगों पे बुलडोजर चलता है। ठीक है जी प्रताप जी, विवेक जी, वक्त शिकायत पे देखिए, मैं पहले देखिए विवेक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट। ठीक है, जल्दी 30 सेकंड में रखिए अपनी बात। जो उन्होंने बात कही ना कि जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है सड़क पे सब जगह, अरे मुद्दा आजम खान जो किया जा रहा है, वो हिंदू की बात बता रहा हूँ। राजस्थान में मंदिर तोड़ने के बाद जो कह रहे हैं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है, जो मैंने आपसे बात कही, हम लोगों ने कभी भी किसी को धर्म के मामले से कहीं भटकाने का कार्य नहीं किया है। और जहां तक आजम खान के मुद्दे की बात हुई, तो हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी है, उन्हें कहीं ना कहीं से डर सता रहा है, जो इनका जो ये सोचते हैं कि इनका कोई सुरक्षित वोट बैंक है। जिस तरीके से ना मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दो पहले। इनको ये डर सता रहा है, तभी ईद मिलने के लिए आपके विशेष धर्म के मौलाना थे, उनसे मिलने जाना, इनसे मिलने जाना उनकी मजबूरी हो गई थी। इनको डर सता रहा है कि अगर आजम खान जी ने भी कहीं से अगर इनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो अखिलेश यादव जी के पास आगामी जो 2024 में जो लोग, आपको बता दें कि लगातार आजम खान से मिलने, लगातार जो है जेल में राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि आजम खान क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार नेताओं के मिलने से किस पार्टी की तरफ वो रुख करेंगे, किस पार्टी की तरफ वो उनका रुझान होगा, क्या वो नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्या उनका बड़ा फैसला होगा, बीजेपी में शामिल होंगे, प्रसपा में शामिल होगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो शिवपाल सिंह यादव है, वो भी, उन्होंने भी जो है जेल में मुलाकात की थी आजम खान से। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगे होने वाला है, आजम खान का क्या बड़ा फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।